बंदा क्या बाकी है, इसमें बचा क्या भाई, मतलब एक बंदा हर एक चीज कर रहा है। टेस्ट में 40 के एवरेज है, नंबर 9 पे, बॉलिंग में 200-300 विकेट्स ले रहा है, सबसे ज्यादा ओवर्स डाल रहा है, खतरनाक इकोनॉमी है, सब कुछ है। इसके अलावा अभी ऐसा लगा था कि हाँ तुमको लगे कि भाई भगवान ही है ऑलमोस्ट, वो टॉप करता है कि ले भाई 26 टेस्ट मैच में कप्तानी की है, एक सीरीज हारा है और 8 जीता है, और साथ ही साथ उस दौरान टेस्ट में वो स्लिप में फील्डिंग भी करता था। वो तो भाई अंडररेटेड, मेरे को लगता है अंडररेटेड एक ऐसा टर्म है इन टर्म्स ऑफ क्रिकेट कम्युनिटी जहां पर हम लोग बहुत ही ज्यादा लूजली यूज करते हैं। इनफैक्ट हम दोनों ने भी कई बार किया होगा। जस्ट तुम्हारे कोई भी फेवरेट क्रिकेटर को बताना है कि यार ये बहुत अच्छा था, लोगों ने इसको तारीफ नहीं की, हम अंडररेटेड बोल देते। कहीं ना कहीं शायद अंडररेटेड का मतलब ये होता है। बट आज एक्चुअली हम लोगों ने डिसाइड किया कि तुम लोगों को एग्जैक्टली बताया जाए व्हाट इज बीइंग अंडररेटेड। तो ये एपिसोड है उन 6 अंडररेटेड जायंट्स के बारे में जिनके बारे में शायद दुनिया जानती है लेकिन इतनी डिटेल में नहीं जानती है, उस तरीके से सेलिब्रेट नहीं करती जिस तरीके से करना चाहिए। चाइल कदी फ्लाई करते नहीं किसी पे रिलाय, तू नहीं मेरा भाई, तेरी बातें मुझे कभी नहीं भाई, रखते नहीं राय, भरोसा करते नहीं खुद के सिवाय, सही बात कहीं पे तो जाए तेरा बचने का कोई नहीं उपाय। तो हम लोगों ने 3-3 लोगों के नाम सिलेक्ट किया। मैं सबसे पहले जिस बंदे के बारे में बात करना चाहता हूँ, मेरे को लगता है ये हमारे जो 6 लोगों की लिस्ट है उसमें मेरा सबसे फेवरेट है, दैट इज शिव नारायण चंद्रपॉल। अब शिव नारायण चंद्रपॉल को लोग जनरली उसके बहुत ही ज्यादा यूनिक, मतलब मेरे को नहीं लगता उससे ज्यादा यूनिक स्टांस आज तक क्रिकेट में, शायद फवाद आलम नेक्स्ट आ सकता है, लेकिन उतना यूनिक स्टांस के बावजूद शायद उसी के लिए कहीं ना कहीं जाना जाता है। तो मैं तुम लोगों को कुछ इंटरेस्टिंग चीजें बताऊं। सबसे पहले शिव नारायण चंद्रपॉल का अगर कोई स्टांस देखा ना, जब मैंने बचपन में देखा था मुझे लगता था यार ऐसा कैसे कोई खेल सकता है, ये तो खेल ही नहीं सकता, अगर ऐसे स्टांस से कोई बैटिंग करेगा तो पॉसिबल ही नहीं रन मारे। एंड शिव नारायण चंद्रपॉल इज बेसिकली अ जीता जागता केस स्टडी ऑफ हाउ ब्यूटीफुल दिस गेम इज। ठीक है, तो ठाकुर शिव नारायण चंद्रपॉल टेस्ट क्रिकेट की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा पार्टनरशिप्स का पार्ट रह चुका है, दैट इज 771 पार्टनरशिप्स। ठीक है, उसने बेसिकली अपनी 83 डिफरेंट बैटिंग पार्टनर्स के साथ बैटिंग की है। एंड कहीं ना कहीं वो बहुत बड़ा इमूवेबल ऑब्जेक्ट था वेस्ट इंडीज क्रिकेट के लिए। उसका कहीं ना ठाकुर वो शेडोज में रह गया ब्रायन लारा के, अनदर ह्यूज जायंट, अ वेरी बिग जायंट। बट शिव नारायण चंद्रपॉल कितना खास था, ब्रायन लारा के साथ खेलने के बावजूद वो कितना बड़ा एंटिटी बना, मैं उस बारे में बात करता हूँ। तो ही इज ओनली वन ऑफ द 6 प्लेयर्स टू बैट 1000+ मिनट्स विदाउट अ डिसमिसल। और ये अचीवमेंट उसने 4 बार किया, 4 बार बिना आउट के 1000 से ज्यादा मिनट्स उसने बैटिंग की है। एक इनिंग की बात नहीं है, अक्रॉस द इनिंग बिना नॉट आउट उसने 1000 से ज्यादा मिनट बैटिंग की है अपने करियर में 4 बार। जो नेक्स्ट बेस्ट है वो है 1। ठीक है, मैं इसमें एक और गजब बात ये बताता हूँ, एक बार उसने अपने करियर में 1500 से ज्यादा मिनट बैटिंग की थी, 1000 नहीं 1500 से ज्यादा मिनट बैटिंग की थी, और 1000 बॉल से ज्यादा उसने फेस किया था बिना डिसमिसल हुए। 1000 बॉल कितने हो गए ब्रो, 2 ओडीआई की इनिंग हो गई ना पूरी, नहीं पूरे 2 ओडीआई मैचेस हो गए, ऑलमोस्ट एक ओडीआई 166 ओवर्स 166 हाँ ओवर्स 166 ओवर्स एक अकेला बंदा वो खेला था। इतनी गजब की बात है कि मेरे को आज भी याद है कि अब शिव नारायण चंद्रपॉल को कोई सोचता है ना तो सोचते हैं कि नहीं हाँ ठीक है इमूवेबल ऑब्जेक्ट था, बहुत अच्छा स्टांस नहीं था लेकिन ग्रिटी था। लेकिन तू मानेगा नहीं, उसने अपने करियर में सेकंड फास्टेस्ट सेंचुरी मारी है वेस्ट इंडीज के लिए, जो उसने 2003 में ऑस्ट्रेलिया के सामने मारी थी। वेस्ट इंडीज 53 पे 5 था, वहां पर शिव नारायण चंद्रपॉल ने 69 बॉल सेंचुरी मारी थी 2003 में। ठीक है, और उस टाइम का जो उसका पार्टनर था उसने सिर्फ 26 रन मारे थे, और उस अकेले बंदे ने 69 बॉल में सेंचुरी मारी थी 2003 के ऑस्ट्रेलिया के सामने। इतना मेहनत करियर है शिव नारायण चंद्रपॉल का। 11,867 रन है, 51 का एवरेज है। ये कितने अमेजिंग नंबर्स है कि टॉप के प्लेयर्स के शायद अपने करियर खत्म होने पे ये एवरेज नहीं था। साथ ही साथ उसने 30 सेंचुरीज मारी। अब 30 सेंचुरीज की खासियत ये बता रहा हूं ठाकुर, 30 में से 17 सेंचुरी उसने सेना नेशंस के सामने मारी है। साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया मिलाकर उसने 17 सेंचुरीज उन लोगों के सामने मारी है। और एक गजब की बात बता रहा हूं ठाकुर, 2015 में शिव नारायण चंद्रपॉल ने रिटायरमेंट ले लिया। 2010 से लेके 2014 तक के फेज में शिव नारायण चंद्रपॉल ने 67.5 की एवरेज से टेस्ट मैचेस में रन मारे। मतलब अपने करियर पे जब वो रिटायर हुआ उसके 1 साल पहले तक वो 68 की एवरेज से रन मार रहा है। ये लाइक पीक में पीक जाते हैं ना लोगों का, ये वो पीक में वो कंसिस्टेंटली रन मारा लिटरली अपने लास्ट स्टेजेस ऑफ करियर में। ठीक है, अब गजब बात एक और मैं बताता हूँ, जब भी वेस्ट इंडीज जीती है उस वेस्ट इंडीज की जीत में शिव नारायण चंद्रपॉल 68 की एवरेज से रन मारा, विच इज अमेजिंग। ठीक है, ज्यादातर बड़े प्लेयर्स के यही नंबर्स आएगा। बट जब जब वेस्ट इंडीज हारी है
तब भी शिव नारायण चंद्रपॉल ने 40 के एवरेज से रन मारे और 5300 रन मारे। पूरे वर्ल्ड क्रिकेट में इससे ज्यादा रन किसी ने लॉस में मारे ही नहीं है। अब यहाँ पर पॉइंट ये है कि वो विंस एंड लॉसेस में इक्वली कंट्रीब्यूट करने की कोशिश करता था। ऑलमोस्ट लॉस विंस में 68 की एवरेज थी, जहां लॉस में भी वो ऐसा नहीं था कि वो एकदम ही खराब खेलता था। 5300 एंड 5300 से ज्यादा रन पूरे वर्ल्ड क्रिकेट में किसी ने इससे ज्यादा रन नहीं मारे लॉस में, प्लस सेकेंड हाईएस्ट एवरेज है। गेस कर फर्स्ट एवरेज किसकी होगी? सचिन। ब्रायन लारा। और कितना आयरॉनिक है, कितना पोएटिक है कि अपने पूरे करियर की तरह यहां भी कहीं ना कहीं वो सेकंड रह गया है। वेस्ट इंडियन क्रिकेट का सेकंड हाईएस्ट रन स्कोरर, फर्स्ट ऑब्वियसली ब्रायन लारा है, और दोनों का बहुत क्लोज है, बहुत क्लोज है। और दोनों इनफैक्ट ब्रायन लारा की भी एवरेज 42 की है। मैं थोड़ा ओडीआई करियर्स की भी बात करता हूँ शिव नारायण चंद्रपॉल की, कितना गजब का प्लेयर था। शिव नारायण चंद्रपॉल ने 8700 से ज्यादा रन मारे ओडीआई क्रिकेट में 42 की एवरेज से। अब 42 की एवरेज 40 की एवरेज, 40 की सॉरी 42 की एवरेज से। अब 42 की एवरेज तुम्हें लगेगी हाँ ठीक है। शिव नारायण चंद्रपॉल की खासियत बता रहा हूँ। शिव नारायण चंद्रपॉल ने 8700 में से 3 डिफरेंट पोजीशन में 1500 से ज्यादा रन मारे। 3 डिफरेंट पोजीशन में, ओपन से लेकर नंबर 7 तक उसे 3 अलग अलग पोजीशन में 1500 से ज्यादा रन मारे। तो जहां हम लोग कहीं ना कहीं एसोसिएट करते हैं ना बहुत सारे प्लेयर्स के साथ कि यार इसको फिक्स पोजीशन नहीं मिला, शिव नारायण चंद्रपॉल ने एक्चुअली में वेस्ट इंडीज जैसी टीम के लिए जहां उसको मौका मिला वो वहां गया, वहां उसने रन मारने की कोशिश की और जितना हो सके उतने ज्यादा रन मारने की कोशिश की। मैं तेरे से पूछना चाहता हूँ कि शिव नारायण चंद्रपॉल तेरे को लगता है एक्चुअली बहुत ज्यादा अंडररेटेड? एक बंदा ऑलमोस्ट 12,000 टेस्ट रन मार रहा है, 52 की एवरेज है, 17 सेंचुरीज है सेना नेशंस के सामने, जिसमें से फास्टेस्ट सेंचुरी उसकी 2003 की ऑस्ट्रेलिया के सामने। और उसके बाद भी हम लोग शायद बात नहीं करते हैं चंद्रपॉल के बारे में। चंद्रपॉल का यार मेरे को सच में बहुत ज्यादा, मतलब जैसे मैंने अभी कुछ दिन पहले भी मेरे ट्विटर पे उसके बारे में ट्वीट किया था, तो उसके रिटायरमेंट का सीन कुछ ऐसा था कि उसने किसी लीग में खेलने के लिए एनओसी मांगी थी और उसका रिस्पॉन्स उसको ये मिला था कि हम तुमको एनओसी तो दे देंगे मगर तुमको रिटायरमेंट लेना पड़ेगा। तो और वैसे भी, और फिर आगे चल के उसको ये भी कन्वे कर दिया गया था कि हम तुमको फ्यूचर सीरीज में पिक नहीं करने वाले हैं। तो उसने वो एनओसी लेकर रिटायरमेंट लेना शायद पिक किया था उस पॉइंट ऑफ टाइम पे। और उसके बाद भी जो उसका क्रिकेट का पैशन था ना, वो उसके लिए अपनी जो डोमेस्टिक टीम थी उनके साथ खेलता रहता था, ठीक है, ताकि वो उधर के बंदों को ग्रूम कर सके। उसी टीम में उसका बेटा भी था साथ में, तो वो इसलिए भी उसमें खेलता रहता था। शिव नारायण चंद्रपॉल के ओडीआई करियर की एक बात और मैं तुझे बताता हूँ, उसने ना शायद लास्ट बॉल पे जहां बाउंड्री रिक्वायर्ड होती है वैसे 2 मैचेस वेस्ट इंडीज को जिताए है। हाँ हाँ हाँ। ठीक और है, उसमें से ये एक श्रीलंका के सामने, वो भी किसके सामने? चामिंदा वास के सामने शर्मिंदा उसने वास बैटिंग के करी। सामने उसने जिताया था, वो भी लास्ट के 2 बॉल पे 10 रन चाहिए थे कुछ, या 8 या 9 रन चाहिए थे। उसने पहली बॉल, मतलब जो लास्ट सेकंड बॉल थी उसपे मिड ऑफ पे चौका मारा था, और जो लास्ट बॉल थी उसपे मिड विकेट पे 6 मारा था आगे बढ़ के। राइट, तो भाई वो सही ऐसा बात। नहीं है कि वो तेज नहीं खेल सकता था, वो बहुत तेज खेल सकता था। उसकी जो भाई जो भी स्टांस, ये वो लोगों को लगता होगा कि बड़ा वियर्डी, बड़ा थोड़ा ज्यादा ओवरडू कर रहा है, पर ऐसा कुछ नहीं। वो अपने स्टांस के साथ इतना ज्यादा श्योर था, जो उसकी टेक्निक थी उसको लेके वो इतना ज्यादा श्योर था कि वो कंटिन्यू किया उस पे और काफी ज्यादा सक्सेसफुल हुआ। कुछ लोगों की कंट्रोवर्सी थियरी ये भी है कि भाई वो लोग, जो वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड था, वो ये चाहता नहीं था कि कभी भी कोई ब्रेन लारा का रिकॉर्ड उनकी तरफ से तोड़े, ठीक है, एटलीस्ट रिसेंट ईयर्स में। तो इस वजह से उसको एक फेयरवेल सीरीज नहीं मिली, वो शायद कुछ 76 या 86 रन ही कुछ दूर रह गया ब्रेन लारा से टेस्ट क्रिकेट में। और ब्रेन लारा ने इस पर खुद भी बोला था कि मैं ऐसा नहीं चाहता था कुछ भी, ऐसा कुछ करके जो भी उसने क्लैरिफिकेशन दिया था उस बात का। दोनों ने ऑब्वियसली साथ में बहुत क्रिकेट खेला है, लेकिन इस एपिसोड को आगे बढ़ाने से पहले एक चीज मैं भूल दूं, मेरे को इंट्रो में ही बोलना चाहिए था। ये जितने भी हम लोग इस बात करने वाले, स्टोरीज बताने वाले, स्टैट्स बताने वाले हैं, ये 2 बंदों से बहुत ज्यादा हमने को लिया है, दैट इज स्पंदन रॉय एंड अभिषेक भाई। अभिषेक भाई को तो आप देखते हैं, तो स्पंदन रॉय ऑन ट्विटर, ह्यूज शाउट आउट टू यू, बहुत कमाल का काम करते हो। एंड ऑब्वियसली अभिषेक भाई, आपसे तो हमारी बात होती रहती है, अमेजिंग गाय। तो हम दोनों के ट्विटर के लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में है, तो उनसे बहुत सारे स्टैट्स, बहुत सारे एनेक्डोट्स लेके हमने हमारी स्टोरीज, हमारे रिसर्च को इन्फ्यूज करके कंटेंट बनाया। तो ह्यूज शाउट आउट टू देम। बट चंद्रपॉल को है ना, मैं एक लास्ट इस चंद्रपॉल के टॉपिक को खत्म करने से पहले एक और चीज बोलूंगा। मैं सबको बताना चाहूंगा कि आगे चल के फ्यूचर में अगर तुम कोई भी क्रिकेटर को देखते हो जो तुम्हारे
ऑर्थोडॉक्स मोल्ड का नहीं है, वो जो एस्थेटिक नहीं है, उसको तुम ऐसे वो मत कर देना कि अरे ये तो नहीं चल पाएगा, ये नहीं चल पाएगा। शिव नारायण चंद्राबॉल ने 1000 से ज्यादा मिनट 4 बार बैटिंग की है, डिस्पाइट लुकिंग एट अ वेरी वो भी ग्लेयरिंग उस मिस्टेक। पॉइंट ऑफ टाइम पे जहां सब कोई बहुत ज्यादा एस्थेटिकली प्लीजिंग क्रिकेट खेलता था, और शायद उसकी टेक्निक को डिसरिगार्ड काफी बार किया गया होगा, लेकिन उसने अपने आप को इतना ज्यादा प्रूफ किया अपने नंबर से कि उसको कंटिन्यूस फिर मौके मिलते रहे। ब्रो 1000 मिनट बैटिंग किया है सिर्फ 4 या 6 बंदों ने, जैसा मैंने बताया, इसने 4 बार किया और नेक्स्ट बेस्ट इज 1। तो जस्ट बेसिकली शोज कि भाई तुम उसकी टेक्निक पे तो डाउट मत करो, दुनिया में जिसको डाउट करना है करो, उस पे मत करो। लेकिन जिस बंदे पे मैं बात करना चाहता हूँ, अमेजिंग कैरेक्टर, ठाकुर को ही मैं बोलने दूंगा, ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा। ठाकुर का फेवरेट प्लेयर है एंड्रू फ्रिकिंग फ्लिंटॉफ, जरा बताओ इसके बारे में। भाई एंड्रू फ्रिकिंग फ्लिंटॉफ एकदम एक सही टर्म है वो बंदे के लिए। जनरली जो भी लोग एंड्रू फ्लिंटॉफ को बहुत ज्यादा, जिनकी भी मेमोरीज में है, वो ज्यादातर एसिस 2005 की वजह से, जो लोगों ने ये क्रिकेट 2007 खेला होगा उनको भी पता होगा एंड्रू फ्लिंटॉफ के क्या एक्सप्लॉइट्स रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस पे। तो आगे जैसे जैसे बात करते हैं उस पे थोड़ा सा एंड्रू फ्लिंटॉफ के जो भी स्टैट्स है वो सब बताता चलता हूं मैं, कि 2002 तक तो जो भी एंड्रू फ्लिंटॉफ के स्टैट्स थे वो बैटिंग एवरेज 19 की, बॉलिंग एवरेज 47 की, करियर इतना ज्यादा कुछ अच्छा जा नहीं रहा था। 2003 से लेकर 2005 जहां पे एंड्रू फ्लिंटॉफ का एक बहुत अच्छा पीक देखा गया था, वहां पे बैटिंग एवरेज 43 की, बॉलिंग एवरेज 28 की, 15 का डिफरेंस, सच अ ह्यूज डिफरेंस, ठीक है। और भाई वो पूरा एकदम एक कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन करके इंग्लैंड का सबसे, मतलब इंग्लैंड का क्या, दुनिया में कुछ सबसे गिने चुने सबसे डेंजरस ऑलराउंडर्स में से वो आने लगा था। उसका कंपैरिजन सीधे जैक कालिस के साथ होने लगा था। तो 2005 एसिस की सीरीज की बात करते हैं, जैसे मैंने पहले भी बोला, तो 402 रन, 40 का एवरेज और 70 का स्ट्राइक रेट, 24 विकेट, ठीक है। और भाई वो 15 प्लस ओवर्स डेली ऐसे डालता रहता था 90 माइल्स पर आवर की स्पीड पे। मैन ऑफ द सीरीज मिला था उसको, और वो पहला इंग्लैंड का ऐसा ऑलराउंडर बना था सर इयान बॉथम के बाद जिसको मैन ऑफ द सीरीज मिला था। उसी परफॉर्मेंस के बाद उसको एक वहां का मेडल होता है कॉम्पटन मिलर मेडल, वो मिला था। उसके बाद उसको फ्रीडम ऑफ द सिटी प्रेस्टन करके एक जो मेडल है वो मिला था। और वहां से ना भाई फ्लिंटॉफ पूरी दुनिया में हमेशा जैसे एक नॉस्टैल्जिया के जैसे रह गया। तो धीरे धीरे थोड़ा सा फ्लिंटॉफ की ओवरऑल करियर पे आता हूं मैं। तो टेस्ट में 79 मैचेस हैं, करीब करीब 4000 के करीब रन है, जिसमें 31 का एवरेज है, 226 विकेट है, 141 ओडीआई मैचेस में 300 3,500 रन के, हाँ 3,500 रन के करीब है, और 169 विकेट्स है। और T20 में इतना ज्यादा कुछ खास किया नहीं है। लेकिन जो सबसे अच्छी बात है भाई इस चीज की, कि टेस्ट 100 अगर तू देखेगा तो ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज के सामने मिला के 5 है, जो उस टाइम पे भाई बहुत अच्छी टीम्स हुआ करती थी। फ्लिंटॉफ ने थोड़ी बहुत कैप्टनसी भी करी है, जिसमें उसने 11 टेस्ट मैचेस में कैप्टनसी करी है, जिसमें 7 विन्स है। तो जो करंट इंग्लैंड का रिकॉर्ड है उसके उसमें अगर देखा जाए तो ये बहुत अच्छा रिकॉर्ड है, लेजेंड है। उसके कुछ हियर एंड देयर अदर मेमोरेबल कंट्रीब्यूशंस के बारे में भी मैं बता देता हूँ। जैसा कि 2006 का जो इंडिया टूर था, अगर किसी को याद हो, वो जो जर्सी निकाल के वो वाला, वो यही टूर था। तो उसमें भी वो प्लेयर ऑफ सीरीज बना था, 4 50s थे और 11 विकेट थी, ठीक है। और उसमें काफी सारे यंग डेब्यूटेंट्स को लेके, और वो कैप्टनसी भी कर रहा था इसमें, और वो सीरीज जीता था, जहां पे कई ऐसे जो फेमस लोग थे, मंटी पनेसर, एलिस्टर कुक, ओवेश शाह, इन लोगों ने डेब्यू किया था। एक चीज ठाकुर ने अच्छे से बताई नहीं, एक चीज ठाकुर ने बताई नहीं, जो 11 विकेट थे ना, वो एकदम पाटा विकेट्स थे, एकदम पाटा पिचेस पे विकेट्स थे। और जो उसने विकेट लिया था ना, जो मैच जीते थे मुंबई, एक मुंबई का बहुत फेमस विन है, 212 रन से वो मैच जीते थे एज अ कैप्टन। इंडिया को उसने 212 रनों से इंडिया को हराया था मुंबई में। हाँ कंटिन्यू। तो अब बात करते हैं 2004 की एक ओडीआई सीरीज की, जहां पे मतलब एक ही इनिंग में उसने 7 सिक्सेस मारे थे। मतलब जो बैक टू बैक सेंचुरीज मारी न्यूजीलैंड वेस्ट इंडीज के सामने, एक इनिंग में 7 सिक्सेस, उसने अपना बैटिंग प्रोग्रेस वहां से दिखाना शुरू कर दिया था। उसके बाद 2004 में ही वेस्ट इंडीज के सामने वो अपना करियर बेस्ट टेस्ट स्कोर बनाता है 167 का, जहां पे वो मतलब एक बहुत फेमस उसका सीन है कि वो एक 6 मारता है और उसके पापा के पास कैच जाता है और वो छूट जाता है। उसके बाद वो 7 कंसेक्यूटिव 50s मारता है वो समर में 2004 के,
ठीक है। हाँ, तो भाई ये बहुत एक न्यूजीलैंड तगड़ा और 2004 न्यूजीलैंड और वेस्ट वेस्ट इंडीज इंडीज के के, सामने। हाँ ये बेसिकली वो टाइम है तो जब वो 2003 से 2005 तक वो एकदम बीस्ट बना, और 2005 में तो पागल हो गया था वो बंदा। तो जैसे 2004 की हमने इतनी बात करी, तो 2004 में उसको विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर भी मिला था। उसके बाद 2005 में कालिस के साथ उसको आईसीसी सर मतलब गैरफील्ड सोबर्स जो ट्रॉफी होती है वो मिली थी। बेसिकली वो भाई स्पोर्ट्स लाइक क्रिकेटर ऑफ द ईयर वाली जो ट्रॉफी होती है वो। फिर बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2005 वो भी उसको मिला था। अब यहां से ना भाई कुछ ऐसे नंबर्स हैं जो स्टैंड आउट होते हैं, जिसमें जैसे विभोर ने बोला शाउट आउट टू अभिषेक एंड स्पंदन रॉय, तो उन लोगों के डिग डिप किए हुए कुछ नंबर्स हैं। तो जितने भी मैचेस में फ्लिंटॉफ खेला है, ठीक है, उसमें वो इंग्लैंड के लिए सेकंड हाईएस्ट रन स्कोरर था, और अकेला ऐसा बॉलर था जिसने 200 प्लस विकेट्स लिए हैं। टेस्ट मैचेस की बात कर रहा हूं मैं। सिमिलरली इन वनडेज जितने भी मैचेस में वो खेला है, किसी ने उससे ज्यादा रन नहीं बनाए, और 100 प्लस विकेट्स थे उसके नाम पे, ठीक है। और वो ऐसे 11 में से 11 लोग हैं जिनका लॉर्ड्स के ऑनर बोर्ड में बैटिंग और बॉलिंग दोनों में नाम है। उसमें वो एक एक 11 में से वो एक है, ठीक है। अब जो ओडीआई बैटिंग है उस पे आते हैं, उसकी नंबर नहीं नहीं 5 पे जो नहीं, बैटिंग है। वो एक चीज तो अच्छे से बताया नहीं, जितने भी लोग हैं उसमें से ये 1 of 11 है जिसका हाँ दोनों बोर्ड्स मतलब वो पे नाम 11 है। में से एक, हाँ 11 में हाँ, से एक जिनका दोनों बोर्ड्स पे नाम है, मैंने बोला वो। बैटिंग एंड बॉलिंग। तो हाँ बैटिंग एंड हाँ, बॉलिंग दोनों में। तो ओडीआई का जो बैटिंग है उसके नंबर 5 पे आते हैं, जैसे कि उस पे बहुत शानदार रिकॉर्ड है इसका कि 1600 के करीब रन, 1700 के करीब रन, 48 का एवरेज और 96 का स्ट्राइक रेट। उस टाइम पे, जिस टाइम 2010 के पहले 96 का स्ट्राइक रेट नंबर 5 पे अनइमेजिनेबल है, समझ रहा है। ओनली एबी डिविलियर्स हैज बेटर नंबर्स एट नंबर 5 इन ओडीआई हिस्ट्री। तो भाई ये माइंड बॉगलिंग वाला स्टफ है जो बेसिकली नंबर, तूने बोला था ना, बेसिकली फ्रीकी। हम्म, सॉरी तो बोल बोल। ठीक, हाँ तो मैं कंटिन्यू करता हूं। तो जैसे 2005 में उसने 68 विकेट्स लिए थे सिंगल ईयर में, जो सेकंड हाईएस्ट है बाय एनी पेसर इन 21st सेंचुरी। तो भाई अब जो इतने जो नंबर्स हैं उससे हमको पता चल रहा है कि वो कितना लेजेंडरी था ऑन इट्स ओन। बट जैसे जो उसका बॉलिंग एवरेज है 2003 से लेके 2005 तक, वो सिर्फ 21 का था, मतलब 22 का था समझ ले। और उसने ना 67 विकेट्स लिए थे और 1600 के करीब रन भी बनाए थे। और उसका जो भी मतलब उस पीरियड का जो बॉलिंग एवरेज है वो कुछ लेजेंडरी बॉलर्स जैसे कि भाई पॉलक और शोएब और इन लोगों से काफी बेहतर है। जो उसका ओवरऑल बॉलिंग एवरेज है वो भी इन लोगों से काफी बेहतर है। तो आई डोंट नो कि भाई ऐसा प्लेयर कभी इंग्लैंड को वापस मिल भी पाएगा कि नहीं। लोग शायद कहेंगे बेन स्टोक्स, पर बेन स्टोक्स बॉलिंग से उतना ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं करता। उसकी एक सबसे अच्छी बात जो मैं बताता हूँ, जब उसका रिटायरमेंट सीरीज थी ना, तो उसमें उसने कोई जाके कभी क्लिप देखना, उसने शायद माइकल हसी या साइमन कैटिच को उसमें बोल्ड किया था, और उस बॉल की स्पीड देखना 153 किलोमीटर पर आवर। जो उसका रिटायरमेंट मैच था वो आज तक शायद इंग्लैंड की बॉलिंग हिस्ट्री में जो सबसे फास्टेस्ट स्पेल्स होते हैं उसमें से एक है। वो उस बंदे ने अपने लास्ट मैच में डाला था। उसको इंजरीज के कारण इवेंचुअली रिटायरमेंट लेना पड़ा था, और वो शायद रिटायरमेंट के बाद उसने कमबैक किया भी था। उसने 2012 या 13 में बीबीएल खेला था। तो पर वो काफी मतलब उस टाइम तक काफी चेंज हो गया था। और कुछ मैं ऐसे थोड़ा, लेजेंडरी लोगों के सामने भाई उनका उसका रिकॉर्ड बता हाँ देता हूँ जो उसके टाइम के हैं। जैसे कि तेंदुलकर के सामने भाई उसकी, तेंदुलकर की बैटिंग एवरेज फ्लिंटॉफ के सामने 31 की है और 79 की स्ट्राइक रेट है। ऐसे गांगुली की भी सिर्फ 31 की एवरेज है। द्रविड़ की एवरेज 27 है। कालिस जिसके साथ एक बहुत फेमस कंपटीशन उसका रहा है, एक बहुत फेमस वीडियो भी है, वो 21 की एवरेज से खाली फ्लिंटॉफ के सामने बैटिंग कर पाता था। ऐसे ही और भी कई नाम है, जैसे धोनी की 15 की एवरेज है सिर्फ, स्टीफन फ्लेमिंग की 19 की, महिला जयवर्धने की 25 की। भाई वो बड़े बड़े लोगों को अपनी टोस पे रखता था। एबी डिविलियर्स की 13 की। डिविलियर्स। तो उसकी बॉलिंग भाई एकदम सुपर्ब थी, साथ ही वो बैटिंग और फील्डिंग सब बहुत तगड़ा कंट्रीब्यूशन करता था। मैं यहाँ पर कुछ ऐड करना चाहता हूँ, ठाकुर 2-3 चीज मिस कर गया, तुम लोगों को जस्ट कॉन्टेक्स्ट समझ आएगा कि कितना क्रेजी ऑलराउंडर था क्या कहते हैं
फ्लिंटॉफ। तो फ्लिंटॉफ ना बेसिकली फर्स्ट या सेकंड चेंज बॉलर था, ठीक है। तो अपने लाइफ में उसने 169 ओडीआई विकेट्स लिए, जिसमें से 163 विकेट्स मिडिल और डेथ में आई है, और उसकी एवरेज मिडिल और डेथ के ये विकेट्स लेने की थी 4.3 की इकोनॉमी से 23 की एवरेज से वो विकेट ले रहा था। इसमें और गजब बात बता रहा हूं, उसके डेथ ओवर्स की इकोनॉमी है 5.52 की, ओवरऑल करियर में डेथ ओवर्स की इकोनॉमी है 5.52 की, विच इज बेस्ट इन ओडीआई हिस्ट्री। इसमें एक और चीज ऐड करता हूं, सेकेंड इनिंग्स में जब वो डिफेंड कर रहा होता है तब उसकी डेथ ओवर की इकोनॉमी हो जाती थी 4.7, 5.5 से सीधा 4.7 पर डिप ले ले, बेसिकली और बेटर हो जाता। ये बताता क्या है कि जब मुश्किल वक्त होते थे ना तब एंड्रू फ्लिंटॉफ खड़े होते थे। तो ये कितना एस्टोनिशिंग कैरेक्टर है। इसमें मेरे को लगता है ठाकुर एक और गजब चीज बता रहा था, लेकिन स्टार्टिंग में एक चीज भूल गया। जो ठाकुर ने सबसे पहले बात की थी 2005 के एशेज की, 400 रन, 24 विकेट, 15 ओवर्स हर एक दिन डाल रहा है। इसके साथ वो टॉप 6 में बैटिंग भी कर रहा था। आज के टाइम में तुम उम्मीद करो कि एक बंदा, एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर एक सीरीज में 400 रन मार रहा है, 24 विकेट ले रहा है, वो 90 माइल्स की बॉलिंग कर रहा है और एक दिन में 15-15 ओवर डाल रहा है और इंजर्ड नहीं हो रहा है। और उस टाइम पे किसी को उसकी बैटिंग देखनी हो तो जाके शेन वॉन के सामने उसकी बैटिंग देखना। शेन वॉन अपने पीक पे था उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, और वो शेन वॉन को ना एकदम ऐसे कोई नॉर्मल लेग स्पिनर हो ना वैसे ट्रीट करता था। इतने लंबे लंबे सिक्सेस मारे उसने शेन वॉन को कि तुम देखोगे तुमको भरोसा नहीं होगा कि भाई ऐसे कैसे कोई ट्रीट कर रहा है वॉन को। भाई उसका बेसिकली उसका ऑरा, जो अपने बोलते हैं ऑरा वर्ड यूज करते हैं, दैट बेसिकली बोर्ड डाउन टू एंड्रू फ्लिंटॉफ वाला सीन था कि ही वाज ऑरा बिफोर ऑरा वाज अ थिंग, या ऑरा मैक्स्ड आउट वाला सीन है। इससे बेटर, एंड्रू फ्लिंटॉफ से बेटर हमारे पूरे लिस्ट में कोई ऑरा फार्मर था ही नहीं। भाई वो बंदा खाली कैरेक्टर था, जो मैं एक लास्ट स्ट्रीम में भी बात कर रहा था। वो ऐसे बंदे हैं ना कि कैरेक्टर है कि तुमको आउट ऑफ द ब्लू कहीं भी होगा ना वो बंदा खड़ा होगा और तुमको डरना चाहिए। वो बैटिंग से होगा, वो बॉलिंग से होगा, कहीं भाई वो बंदा जब उसने जितने भी वनडे मैचेस खेले इंग्लैंड के लिए, वो इंग्लैंड का हाईएस्ट रन स्कोरर रहा है, इंग्लैंड का हाईएस्ट विकेट टेकर रहा है। खत्म बात। बेसिकली बेस्ट बैटर था, बेसिकली बेस्ट बॉलर था वो, और वो नंबर 5 पे बैटिंग करता था वो, और इवन बेस्ट फील्डर भी था, तुम ये भी कह सकते हो, क्योंकि वो हमेशा बाउंड्री लाइन पे क्रंच सिचुएशंस में तुमको फील्डिंग करता दिख जाएगा। भाई तुम्हें एक गजब बात सोच, उनका जो आर्च राइवल था ऑस्ट्रेलिया, भाई गिलक्रिस्ट 19 की एवरेज से बैटिंग करता था उसके सामने, लारा 31, कालिस, भाई ग्रेट कालिस, मतलब उसने कहा किसको नहीं लपेटा है। वो बंदा 21 की एवरेज से बैटिंग कर रहा है। मैकुलम की 2 की एवरेज है। जयसूर्या जैसा बंदा 22 की एवरेज और 84 का स्ट्राइक रेट। तो एंड्रू फ्लिंटॉफ वाज द गाय। मेरे हिसाब से आज के टाइम में हम लोग बेन स्टोक्स बहुत लोगों की बात करते हैं, लेकिन एंड्रू फ्लिंटॉफ की उस लेवल में बात नहीं होती। आई होप हम लोगों ने तुम्हें बताया, ज्यादा बोर ना किया हो स्टैट से, बट जरूरी है। मैं नेक्स्ट बंदे पे आना चाहता हूँ, शेन फ्रिकिंग बॉन्ड। भाई ये इतना ब्रिलियंट कैरेक्टर है शेन बॉन्ड। तो शेन बॉन्ड ना भाई ये ऑब्वियसली न्यूजीलैंड का है, तो बहुत लेट ब्लूमर है, ठीक है। तो उसने अपना फर्स्ट क्लास क्रिकेट का करियर ही 21 साल की उम्र में चालू किया था, और उस टाइम भी ना उसको बैक इंजरीज बहुत होती थी। अगर ज्यादा लोगों को पता नहीं, शेन बॉन्ड बैक इंजरीज के कारण उसका करियर थोड़ा शॉर्ट हो गया था। तो उसने उस टाइम पे सोचा कि यार इससे अच्छा तो मैं ना पुलिस वाला सॉरी मैं तेरे को इंटरप्ट कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं एक चीज बता दूं। शेन बॉन्ड को वही सॉर्ट ऑफ बैक इंजरीज होती थी जो अभी जसप्रीत बुमराह को होती है, जिसकी वजह से तुम देख रहे हो कि बुमराह इतना कम क्रिकेट खेल पाता है, या वर्कलोड मैनेजमेंट, ये वो सेम सॉर्ट ऑफ इंजरीज की वजह से शेन बॉन्ड रिटायर हुआ। तो बेसिकली वही, तो मैं वही बता रहा था कि शेन बॉन्ड 21 साल की उम्र उसने अपना करियर चालू किया फर्स्ट क्लास का, एंड उसने उस टाइम पे सोचा कि यार इंजरीज बहुत होती है, सच में पुलिस ऑफिसर बन जाता हूं। लेकिन फिर फाइनली उसने 26 साल की उम्र में इंटरनेशनल डेब्यू किया, और वही अपनी स्लीक, फास्ट और एक खतरनाक बॉलिंग एक्शन थी उसकी। तो पोस्ट सर रिचर्ड हेडली, जब से रिचर्ड हेडली का रिटायरमेंट हुआ था न्यूजीलैंड के ग्रेट, उसके बाद से ना कोई भी जेन्युइन फास्ट बॉलर नहीं आता। अगर आज के टाइम में भी तू देखे तो बहुत कम जेन्युइन फास्ट, एक लॉकी फर्ग्यूसन तू देखेगा मे बी, ठीक है। तो वही टिबली टॉबली वाले बॉलर्स थे, क्रिस हांस हो गया, नेथन एसल हो गया, डेरिल टफी, क्रेग मैकमिलन, इस टाइप के बॉलर्स थे जो ऐसे क्या बोलते मीडियम पेसर्स थे। और उस टाइम का मैं बता रहा हूँ कि शेन बॉन्ड के डेब्यू से पहले टेस्ट बॉलिंग एवरेज जो थी, ये जो डिबली डॉबली बॉलर्स थे, न्यूजीलैंड की टेस्ट बॉलिंग एवरेज थी 36 की, ओडीआई बॉलिंग एवरेज थी 34 की। बेसिकली न्यूजीलैंड से वर्स्ट अगर किसी की फास्ट बॉलिंग एवरेज थी तो वो थी जिम्बाब्वे और बांग्लादेश की। तो तुम्हें इससे आइडिया आ रहा है कि न्यूजीलैंड कितने तड़िए में था। अब आता है शेन बोर्ड अपनी 150 किलोमीटर रफ्तार वाली क्रिकेट लेकर। तो शेन बॉन्ड के डेब्यू से पहले न्यूजीलैंड ने ऑस्ट्रेलिया में 14 साल में 19 ओडीआई मैचेस खेले थे और सिर्फ 3 जीत पाए थे।
शेन बॉर्न डेब्यू करता है ऑस्ट्रेलिया के सामने और पहले 3 ओडीआई ही खेलता है ऑस्ट्रेलिया के सामने, और तीनों के 3 ओडीआई न्यूजीलैंड जीत जाती है। और उसी डेब्यू सीरीज में शेन बॉर्न ऑस्ट्रेलिया के सामने 21 विकेट्स लेता है और प्लेयर ऑफ द सीरीज बनता है। उसके डेब्यू के पहले से 3 मैचेस जीते थे 14 सालों में, और सीधा उस डेब्यू सीरीज में आता है, 21 विकेट लेता है और सीधा 3 मैचेस जीते। मैं इसके आगे और खतरनाक क्रिकेट का इंपैक्ट बताता हूँ। मतलब 3 ओडीआई में 21 विकेट। हाँ, 3 ओडीआई में 21 विकेट, 3 ओडीआई में 21 विकेट, 21 विकेट्स। मैं इसमें और बता रहा हूँ, टेस्ट क्रिकेट में शेन बॉर्न ने सिर्फ 18 मैचेस खेले और उस 18 मैचेस में न्यूजीलैंड ने 10 जीते हैं और सिर्फ 2 ही हारे हैं। उसके अलावा शेन बॉर्न के अलावा न्यूजीलैंड ने 48 टेस्ट मैचेस खेले और तो भी 10 ही जीते हैं। शेन बॉर्न के साथ 18 में 10 जीते और बिना शेन बॉर्न के 48 में 10 जीते। और इस अपने करियर में शेन बॉर्न ने 18 मैच के करियर में 4 प्लेयर ऑफ द मैचेस जीते हैं और 2 प्लेयर ऑफ द सीरीज जीता है। मैं इसमें तुमको कॉन्टेक्स्ट के लिए बता दूं, ट्रेंट बोल्ट ने, एक उनका बहुत ही बड़ा क्रिकेटर, लेजेंडरी क्रिकेटर, उसने भी अपने पूरे करियर में दो प्लेयर ऑफ द मैचेस जीते 78 टेस्ट मैचेस में। शेन बॉर्न ने 18 मैचेस में बेसिकली उतने जीत लिए थे। उसके आगे मैं बढ़ता हूँ, प्लेयर ऑफ द सीरीज के आगे बढ़ता हूँ, जो कुछ अमेजिंग रिकॉर्ड्स मैं बताना चाहता हूँ शेन बॉर्न के, तुम लोगों का दिमाग घूमने वाला है। शेन बॉर्न ने अपने 32 इनिंग में हर एक इनिंग में मिनिमम सिंगल विकेट लिया है। ऐसा कोई इनिंग गया ही नहीं है उसके टेस्ट क्रिकेट की हिस्ट्री में कि उसने एक विकेट ना लिया हो। उसका 38.7 का स्ट्राइक रेट है भाई। 125 साल की क्रिकेट की हिस्ट्री में इससे बेटर स्ट्राइक रेट किसी का है ही नहीं, जैसे 500 ओवर्स मिनिमम डाले। 38 का स्ट्राइक रेट, 38, आई अगेन रिपीट माय लॉर्ड, 38। हर 36 ओवर में एक बंदा विकेट ले रहा है, ठीक है। अब इसमें गजब बात बता रहा हूं कि 27% ऑफ हिज विकेट्स वेयर द टॉप 20 बैटर्स ऑफ हिज एरा। तो उसने अपने करियर में जितने भी विकेट्स लिए हैं टेस्ट मैचेस में, उसमें से 27% विकेट्स उस एरा के टॉप 20 बैटर्स के हैं। उसमें भी एक गजब बात बता रहा हूं, उसने कुछ 87 विकेट्स लिए हैं, उसमें से 68 विकेट्स टॉप ऑर्डर बैटर्स के हैं। और एक गजब बात बता रहा हूं ठाकुर, तेरा दिमाग ब्लो होगा, उसमें से भी जो 87 विकेट्स हैं उसमें से भी 48 विकेट्स ऐसे हैं जब बैटर्स है ना 10 रन भी नहीं मार पाए थे। बेसिकली वो बैटर को आते ही उड़ा देता था। तो समझ रहे, 87 विकेट्स में से 48 विकेट्स ऐसे हैं जब सामने वाला बैटर 10 रन भी नहीं मार पाया था। तो वो, अगर तुम नए हो और तुमने शेन बॉर्न के सामने आया तो भाई चुपचाप हाथ ऊपर करो और चल जाओ, क्योंकि बहुत चांसेस हो तुम्हें लपेटने वाला है। दैट वाज फ्रिकिंग शेन बॉर्न। मैं थोड़ा ओडीआई क्रिकेट के बारे में बात करता हूं। जैसा कि मैंने बताया कि भाई 87 डिसमिसल जो उसके ओडीआई क्रिकेट में, उसमें से 48 विकेट्स उसने 10 रन नहीं मार पाए। उसमें से भी उसका जो डॉट बॉल परसेंटेज था ओडीआई क्रिकेट में वो था 71.2%। मतलब वो जो अपना पूरा स्पेल डालता था उसमें से 72% ऑफ द टाइम वो डॉट बॉल्स होते थे। ये उस टाइम पे शॉन पॉलोक और ग्लेन मैग्रा से भी बेटर था। इससे 2 बड़ा नाम है उस एरा के, कोई नहीं है। इनफैक्ट उसकी जो बॉलिंग एवरेज है सिंस 1990, उससे बेहतर किसी की बॉलिंग एवरेज नहीं है, दैट इज 20.88। ओडीआई में एक बंदा 21 की एवरेज से बॉलिंग कर रहा था सिंस 1990, उससे बेटर किसी की बॉलिंग एवरेज ही नहीं रही। और यहाँ बड़े से बड़ा बॉलर आ चुका है, ठीक है। उसके अलावा जो उसकी बॉलिंग स्ट्राइक रेट है वो भी सबसे बेस्ट है 1 बॉलिंग एरा में। मतलब उसके बाद 2 बॉल्स बेसिकली इंट्रोड्यूस हो गए थे। तो शेन बॉर्न से बेटर किसी की बॉलिंग एवरेज नहीं है, शेन बॉर्न से बेटर किसी की बॉलिंग स्ट्राइक रेट नहीं है। शेन बॉर्न ने उस अपने एरा के टॉप 20 बैटर्स को मैक्सिमम टाइम आउट किया है। शेन बॉर्न के सामने ज्यादातर बैटर्स अगर 10 रन के अंदर है तो आउट हो जा रहे थे। बेसिकली तुझे बता रहा, अगर एक बंदा, बेसिकली भगवान ने इसको एक जानबूझ के कहना, क्या कहते हैं, एरर डाल दिया इसके अंदर, एक क्या बोलते हैं, मैं कोडिंग की भाषा में कुछ बोलते होंगे कि जानबूझ के एक बग डाल दिया, वरना ये लेजिट गॉड स्लेयर था, डीमन स्लेयर जो अपने बोलते हैं। मैं उसमें और अमेजिंग जाता हूँ। 1999 से लेकर 2007 के जो ऑस्ट्रेलिया का एरा था, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, 3 वर्ल्ड कप जीते थे ऑस्ट्रेलिया ने। उस ऑस्ट्रेलिया के सामने शेन बॉर्न ने 11 मैचेस खेले और 34 विकेट्स लिए, 34 विकेट्स इन 11 मैचेस, 13 की एवरेज और ठाकुर 19 के स्ट्राइक रेट से। 19 के स्ट्राइक रेट से उसने ऑस्ट्रेलिया के सामने विकेट्स लिए थे। वो भी कौन सी ऑस्ट्रेलिया, 1999 से लेके 2007 वाली ऑस्ट्रेलिया। मैं अब उसके आगे और एक बढ़ता हूं। उसने ओवरऑल अपने करियर में 44 विकेट्स लिए ऑस्ट्रेलिया के सामने, 17 ओडीआईज में 44 विकेट्स लिए हैं। और बेसिकली उसके करियर का 30% ऑफ द विकेट्स ऑस्ट्रेलिया के सामने आए। कितनी गजब की बात है कि न्यूजीलैंड की टीम जो ऑस्ट्रेलिया के सामने बेसिकली मीनो थी, उसके सामने जाके उसने अपने करियर का सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस दिया है। लेकिन वही भाई, हर कहानी उतनी अच्छी होती नहीं है। बेसिकली उसके इंटरनेशनल डेब्यू के बाद ना उसके
कमर में स्ट्रेस फ्रैक्चर्स आए थे, वो भी 3-3 स्ट्रेस फ्रैक्चर्स आए थे। उसको शोल्डर में इंजरी हुई थी, उसको काफ में इंजरी हुई थी, उसको नी में हुई थी, बहुत सारी जगह इंजरी हुई थी। उसमें से एक बहुत ही मेजर उसको बैक सर्जरी, उसको अपनी कमर की सर्जरी करानी पड़ी थी। बेसिकली एक वायर काइंड ऑफ था, उसको ऐड करना पड़ा। कमर के वहां एक ना वी शेप का वायर अटैच करना पड़ा था, और उस टाइम पे ऐसा हुआ था कि भाई अब हो गया शेन बॉन्ड का, लेकिन शेन बॉन्ड ने उसके बावजूद कम बैक किया। और शेन बॉन्ड की सबसे गजब खासियत क्या थी, उसने स्लो बॉलिंग करना पसंद नहीं किया। उसने इंजरी के बाद भी उसने यही सोचा कि मैं डालूंगा तो 150 पे डालूंगा, वरना मैं क्रिकेट नहीं खेलूंगा। और वो आया और वो बंदा वापस 150 पे ही डाला, एंड ऑन ऑफ वेरी हाई नोट उसने करियर एंड किया। उसको लगा कि भाई मैं नहीं बन पाऊंगा, मेरा शायद करियर उतना प्रोलॉन्ग नहीं कर पाएगा, तो शेन बॉन्ड ने अपना करियर खत्म किया। मेरे को लगता है आज के टाइम में शेन बॉन्ड इज अमोंग द टॉप मोस्ट अंडररेटेड प्लेयर। मतलब हम लोग बहुत बड़े बड़े लोगों की बात करते हैं, वसीम, मगरा, ब्रेटली, और करनी भी चाहिए, लेकिन शेन बॉन्ड दुनिया का सबसे बड़ा व्हाट इफ है। अगर भगवान ने उसको कमर की इंजरी नहीं दी होती तो उससे बड़ा कोई नाम ही नहीं था। शेन बॉन्ड पे दो मतलब मुझे ये लगता है कि भाई शेन बॉन्ड जनरली जो लेजेंड्स है उनके बीच तो काफी रिस्पेक्टेड है। जनरली जो पब्लिक है वो उसके बारे में इतनी डिटेल में नहीं जानती होगी जितना अच्छे से तूने बताया। तो भाई मैं चाहूंगा कि यहाँ से लोग समझे कि क्यों वो एमआई जैसे बड़े सेटअप में बॉलिंग कोच था, क्यों अब वो राजस्थान में बॉलिंग कोच है, क्यों उसको इतना हाईली रिगार्ड किया जाता है सब जगहों पे। भाई मेरे लिए ना शेन बॉन्ड में बचपन से जब क्रिकेट देखता था मैं डरता था भाई उसकी बॉलिंग से, कि मैंने उसको एक बार शायद इंडिया के सामने 5 या 6 विकेट लेते देख लिया था। ठीक है, तो उसके बाद मेरे को डर लगता था कि भाई ये कैसा बॉलर है यार, ये कैसी बॉलिंग करता है, एकदम डर लगता था मेरे को उससे। भाई तो उसकी खासियत सोचो, लोग इस चीज का कॉन्टेक्स्ट नहीं समझ पा रहे हैं कि जितने बैटर्स को उसने आउट किया उसमें से हाफ ऑफ द बैटर्स ऐसे थे जो 10 रन का मार्क क्रॉस नहीं कर पाए थे, और उसको उसने उड़ा देता था। तो मतलब तू समझ रहा है वो जो अपने बोलते हैं ना क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप ब्रेकर या स्ट्राइक बॉलर, वो एक्चुअली में स्ट्राइक बॉलर था। 18-18 की एवरेज, 18-18 की स्ट्राइक रेट इनसेन है। लेकिन एक इंसेन से मैं दूसरे इंसेन पे जाना चाहता हूं, और मेरे को लगता है एक इंसेन को इससे बड़ा कोई इंसेन मैच नहीं कर सकता। दैट इज शॉन फ्लिकिंग पॉलक। भाई शॉन पॉलक पे बात करें आप नहीं करोगे तो मैं करूंगा, लेकिन आप बात करें। भाई मतलब जब से मैं देखता था बचपन से, जो स्टैट्स और ये सब बताने से पहले जो आई टेस्ट जिसे कहा जाता है उस पे बताऊं, तो मैं हमेशा सोचता था कि भाई इसको और मैगराथ को देख के मेरे को ऐसा लगता था कि कोई इतना एक्यूरेट कैसे हो सकता है। मतलब जब मैं बचपन में फास्ट बॉलिंग की कोशिश करता था तो मैं सोचता था यार मेरी बॉल कभी इधर चली जाती है, कभी उधर चली जाती है, और ये लोग इतने कितने एक्यूरेट है। तो भाई शॉन पॉलक के बारे में बात करता हूं मैं, कि शॉन पॉलक ने जब रिटायरमेंट ली तब तक उसने 423 इंटरनेशनल गेम्स खेल लिए थे, जो कि उस पॉइंट ऑफ टाइम पे सेकंड हाईएस्ट था। ठीक है, जनरली शॉन पॉलक की बॉलिंग इतनी ज्यादा अच्छी थी कि भाई उसकी जो बैटिंग है वो ओवरशैडो हो जाती है, लोगों को याद है कि उसकी बॉलिंग कितनी अच्छी थी। तो शॉन पॉलक ने करीब अपने करियर में 7,500 के करीब रन बनाए, 800 से ज्यादा विकेट लेते हुए, और वो अपने एरा में अकेला ऐसा बॉलर था जिसने 2500 से ज्यादा ओडीआई ओवर्स डाले थे। ठीक है, अब यहां से मैं आगे चल के उसके कुछ रिकॉर्ड ब्रेकिंग स्टैट्स जो है उनके बारे में बात करता हूं। तो एक सेकंड बस एक छोटा सा, शॉन पॉलक ने उसके साथ साथ 6,718 ओवर्स डाले अपने पूरे करियर में। कंटिन्यू। उस पॉइंट ऑफ टाइम पे उसके किसी भी पीयर से उसके नंबर ऑफ ओवर्स सबसे ज्यादा थे। शॉन पॉलक उस पॉइंट ऑफ टाइम तक, जब तक उसने 50 टेस्ट खेले थे, वो अकेला ऐसा बॉलर था जिसकी बॉलिंग एवरेज 20 से भी नीचे थी। तो ये बहुत ज्यादा माइंड बॉगलिंग स्टैट है। साथ ही साथ जैसे हमने पहले भी बताया कि उसकी बैटिंग काफी अंडररेटेड रह जाती थी, तो ही वाज फास्टेस्ट टू 1000 रन्स एंड 100 विकेट्स इन ओडीआईज, और ये उसने अचीव किया था सिर्फ 68 मैचेस में। मतलब 68 मैचेस में 1000 रन्स भी पूरे हो गए थे और 100 विकेट्स भी पूरी हो गई थी। और ही इज द ओनली प्लेयर जिसने 1000 रन्स और 100 विकेट्स वाला मार्क सेम मैच में अचीव किया है। बट द बेस्ट पार्ट इज बोथ फॉर्मेट में, यानी कि टेस्ट में भी वो सेमली इफेक्टिव था, सेम वे में इफेक्टिव था, जहां पे उसने 100,000 रन और 100 विकेट्स वाला मार्क अचीव किया सेम टेस्ट मैच में, और ओडीआई में भी सेम ही हुआ। और उसके जो पीक ईयर्स थे टेस्ट में वो थे 98 से लेके 2003 तक। वहां पे उन 5 सालों में उसने 274 विकेट्स लिए एट एन एस्टोनिशिंग एवरेज ऑफ 20.2,
और रन बनाए 2324, मतलब 2300 रन के करीब, और वो जो एवरेज थी वो थी 35 की। एक प्रॉपर बैटर, मतलब जैसे कि अगर मैं किसी को कंपैरिजन के लिए बताऊं तो रहाणे की कुछ लास्ट के इयर्स में जो बैटिंग एवरेज थी वो 35 और इतनी कुछ की थी। केएल राहुल की फिलहाल टेस्ट में इतनी है, ठीक है। और उसके हालांकि उसके जो, शायद 40 हो गया। हाँ, तो अब जो उसके अवे के जो नंबर्स थे वो और ज्यादा बेटर थे। नंबर 9 पे टेस्ट मैचेस में उसकी एवरेज थी 41 की, और अवे एवरेज थी 49 की। 49 की अवे एवरेज एट नंबर 9। मतलब हाँ, ऐसा अब लग ऐसा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जहां हम लोग फ्लिंटॉफ की बात की है, फ्लिंटॉफ वाज एन ऑलराउंडर, पॉलॉक वाज अ बॉलर हु यूज्ड टू बैट एट हाँ, नंबर 8 एंड 9। भाई मतलब साहब, अब तू सोच, नंबर 8 और 9 पे बैटिंग की जैसे हमने बात करी, उसने साउथ अफ्रीका को इतना फ्रिक्वेंटली रेस्क्यू किया था उस पीरियड में। उसने 1800 के करीब रन बनाए थे जब साउथ अफ्रीका 200 से कम हुआ करती थी उसके बैटिंग के टाइम पे। यानी कि समझ ले 5 या 6 विकेट गिर गई है या 7 विकेट गिर गई है जब वो बैटिंग करने आया है, और स्कोर 200 से कम है, और वहां पे वो 1800 रन बना रहा है नंबर 7 और लोअर पे। और अवे टेस्ट में नंबर 7 और लोअर पे उसकी एवरेज 37 की है, 1800 से ज्यादा रन। बेस्ट एवर। ओनली प्लेयर इन टेस्ट मैचेस जो नंबर 9 पे 500 से ज्यादा रन बनाया है 40 प्लस की एवरेज से। कैसे किसी को भरोसा होगा कि वो एक बॉलर हुआ करता था। सिमिलरली भाई जो उसका कैसे कैसे किसी को भरोसा होगा ऐसा कोई बंदा, जैसे कि वो एल्बर्ट एग्जिस्ट भी आइंस्टाइन ने बोला करता था। था। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने बोला था ना गांधी के लिए कि आने वाली जनरेशन को यकीन नहीं होगा कि ऐसा कोई हार्ड मास का इंसान चला करता था, वैसे शॉन पॉलॉक। भाई गो ऑन, सॉरी टू इंटरप्ट यू। भाई ऐसे ही उसका जो ओडीआई करियर था उसका पीक था 96 से लेकर 2008 तक, काफी लंबा पीक था जहां पे उसने साउथ अफ्रीका को काफी अच्छा सर्व किया। नंबर 7 से लेकर नंबर 9 तक बैटिंग करते हुए 3500 रन, 26 की एवरेज, 87 का स्ट्राइक रेट। मतलब जो उसका रोल था, ठीक है, वो साथ ही साथ लैंस क्लूजनर इन जैसे बंदों के साथ कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता था उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, ये समझना चाहिए। उसका उस पॉइंट ऑफ टाइम का जो स्ट्राइक रेट है वो युवराज सिंह, हर्षल गिब्स, जेकोब ओरम, ब्रेंडन मैकलम, इन लोगों से ज्यादा है, ठीक है। जो बॉलिंग इकोनॉमी है मतलब उसके जो पीक के दौरान वो टेस्ट में 2.39 की है, जो 1990s के बाद से बेस्ट है, सेकंड बेस्ट है एम्ब्रोस के बाद। और एक ओडीआईज मिनट, में जो 3 ये पीक का नहीं, उसके करियर का एवरेज इकोनॉमी है। करियर का इकोनॉमी है, और जो ओडीआईस का 3.67 का इकोनॉमी है वो सेकंड बेस्ट है सिंस 1990। अब तू समझ ये कितना ज्यादा एस्टोनिशिंग है, क्योंकि वो पावर प्ले में बॉलिंग करता था, वो डेथ में बॉलिंग करता था, और कभी कभी विकेट लेने के लिए, पार्टनरशिप ब्रेक करने के लिए मिडल में बॉलिंग करने आता था। मोस्ट मेडन ओवर्स बोल्ड इन ओडीआई हिस्ट्री का रिकॉर्ड है उसके नाम पे। मतलब एक के बाद एक जब मैं स्टैट पढ़ते जा रहा हूं मेरे को ऐसा लग रहा है मैं कुछ फेरी टेल रीड कर रहा हूं, जो ऐसे बच्चे फिक्शन ऐसे रीड करते हैं या हम ऐसे मूवीज में देखते हैं कि सीजीआई के साथ जो चीजें हो रही है, ये वैसा स्टफ है भाई 3.6 की ओडीआई इकोनॉमी, 2.3 की टेस्ट मतलब, और ये सब के साथ साथ एक बंदा 3500 रन मार रहा है वनडेज में नंबर 7 से लेके 9 पे। भाई ये तो भगवान की दया है, ज्यादा ऊपर नहीं आते थे, लेकिन वरना धोनी का स्टेटस खतरे में आ सकता था भाई। बंदा और इनसेन। ये सारी परफॉर्मेंसेस सोच ले वो कब कर रहा है जब उसको जनरली लोग एज अ बॉलर याद रखते हैं, ठीक है। उसकी बैटिंग को तो इतना कोई याद भी नहीं रखता। अब ओबिट, सबसे बड़ी बात इसमें ये है, यहाँ पे इस पॉइंट ऑफ टाइम पे सबसे बड़ी बात ये है कि बैटिंग बॉलिंग तक तो ठीक है, कैप्टनसी में 26 टेस्ट मैचेस एज अ कैप्टन, एक टेस्ट सीरीज लॉस्ट है और 8 जीती। अब और एज अ जब कैप्टन, हाँ एज अ कैप्टन परफॉर्मेंस भी बता। परफॉर्मेंस एज अ कैप्टन जो उसका परफॉर्मेंस था, बैटिंग एवरेज 41.5 का, बॉलिंग एवरेज 21.3 का, ठीक है। अगर ऐसा कोई इंसान इंडिया में अभी एग्जिस्ट कर जाए ना, तो हर एक बड़ा ब्रांड उसके घर के बाहर अपना मैनेजर एक बिठा के रखेगा कि भाई मालिक जब बाहर आए सीधे साइन करवा लेना पेपर पे, ठीक। अब तो समझ कोई हाइप ही नहीं है उस बंदे के अराउंड। चल शेन बॉन्ड को फिर भी लोग उसकी पेस की वजह से याद रखते हैं, वसीम वकार ये लोगों को याद रखते हैं, स्विंग, रिवर्स स्विंग, दिस दैट।
शॉन पोलक को कोई नहीं पूछता भाई, वो क्या कर रहा है, कहाँ कमेंट्री कर रहा है, क्या उसका रोल है, कोई याद नहीं रखता। ओडीआईज में जब उसने साउथ अफ्रीका को लीड किया था तो कुछ उसकी सीरीज विक्ट्रीज के बारे में बताता हूँ। 5-0 व्हाइट वॉश न्यूजीलैंड को, 5-1 श्रीलंका के सामने, 5-2 वेस्ट इंडीज के सामने, 6-1 ट्राई सीरीज वर्सेस इंडिया एंड केन्या। और एक और वीबी सीरीज सीरीज में भी ऑस्ट्रेलिया में वीबी सीरीज जीता था। ये वो वीबी सीरीज है जिसके फाइनल में ऑस्ट्रेलिया खुद नहीं पहुंच पाया था। भाई मेरे को ठाकुर ने इतनी देर बोला, अब मेरे से रुका नहीं जा रहा है, लेकिन मैं थोड़ा बोला भाई एक बंदा क्या बाकी है इसमें बचा क्या भाई, बचा मतलब एक बंदा हर एक चीज कर रहा है। टेस्ट में 40 के एवरेज है, नंबर 9 पे, बॉलिंग में 200-300 विकेट्स ले रहा है, सबसे ज्यादा ओवर्स डाल रहा है, खतरनाक इकोनॉमी है, सब कुछ है। इसके अलावा अभी ऐसा लगा था कि हाँ तुमको लगे कि भाई भगवान ही है ऑलमोस्ट, वो टॉप करता है कि ले भाई 26 टेस्ट मैच में कप्तानी की है, एक सीरीज हारा है और 8 जीता है, और साथ ही साथ उस दौरान टेस्ट में वो स्लिप में फील्डिंग भी करता था। वो तो भाई जैक कालिस था साउथ अफ्रीका के पास, इसलिए इतना ज्यादा पता नहीं चला कि शॉन पोलक एज एन ऑलराउंडर कितना बड़ा था। अभी शिवनारायण चंद्रपॉल की जैसे आगे बात करी थी, ओडीआईज में 11 बार आउट किया है उसको। भाई तू एक बात समझ, जैक कालिस की रात को क्या फटी पड़ी होती होगी भाई। लोग सोचते होंगे कि यार कल ये बॉलर आएगा, कल ये आएगा, इसके सामने मुझे खेलना है। जैक कालिस सोचता होगा कि साला शॉन पोलक फिर विकेट ले लेगा, वो फिर रन्स मारेगा। भाई तो वो बंदे का कंपटीशन ही अपने उसके साथ था कि भाई मेरे को इससे, भाई एक बंदा नंबर 8-9 पे खेल रहा है, प्राइमरी या बॉलर, और वो टेस्ट मैच में 3,500 रन कैसे मार सकता है यार, ये पॉसिबल कैसे? मतलब एग्जैक्टली रहाणे का करियर है ये कैसे पॉसिबल है यार, ये कितना क्रेजी। उसके साथ जो ठाकुर बोल रहा है चंद्र भाई शॉन पोलक ने गिलक्रिस्ट को 12 बार, सचिन को 9 बार, गांगुली को 12 बार, जयसूर्या को 8 बार, चंद्रपॉल को 11 बार, गेल को 10 बार, माइकल हुसैन, एथरटन, थ्रेस्कोटिक को 10 बार, द्राविड और सहवाग को 9 बार। तो ऐसा भी नहीं कोई मिनोज को बच्चों, क्या बाकी है यही तो। अब जो तूने नाम लिए उसमें से सब जनरली टॉप ऑर्डर के बैट्समैन है। तो यहाँ पे आता है उसका सबसे बड़ा अगला स्टैट, उसने ओडीआईज में 393 विकेट्स लिए, जिसमें से 205 टॉप 3 बैटर्स के, यानी 52% विकेट्स उसके टॉप 3 बैटर्स के। जो तूने शेन बॉन्ड वाली बात करी थी, 218 बैट्समैन उसमें से सिंगल डिजिट पे आउट हुए, 55% ऑफ हिज ओडीआई विकेट्स। भाई अगर तुम लोग ये वीडियो देख रहे हो और तुम्हारा फोन तुमने पटका नहीं है, तुम लोग कमेंट नहीं कर रहे हो कुछ, शॉन भाई मर जाओ तुमसे। मतलब तुम लोगों को अगर मेरी तरह से अंदर से खून ऊपर नीचे नहीं हो रहा है ना कि ये सुनकर, कम ऑन भाइयों, भाई मतलब भाई तू समझ कि ये सब ओडीआईज में वो कर रहा है, जहां पे बॉल इतनी ज्यादा स्विंग नहीं होती, थोड़े टाइम के बाद बॉल में उतनी ज्यादा जो जील है वो नहीं रहती। टेस्ट मैचेस की बात करते हैं, 297 विकेट्स वर्सेस टॉप 7 बैटर्स, 71% विकेट वर्सेस टॉप 7 बैटर्स। उसको नहीं चाहिए भाई नीचे के टेल एंडर्स की विकेट अपना विकेट टैली बढ़ाने के लिए। भाई 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 और कुछ है तो बोल दे भाई। ओनली बॉलर विद 60+ विकेट्स इन अ सिंगल ईयर इन बोथ टेस्ट एंड ओडीआईज। मतलब जितना इफेक्टिव वो टेस्ट में, उतना इफेक्टिव वो वनडेज में है। बेटर बैटिंग एवरेज देन कपिल फ्लिंटॉफ, बेटर बॉलिंग एवरेज देन बॉथम कैंस। भाई क्या पता मैं कितनी चीजें बोलूं, कितनी चीजें छोड़ दूं। पहली ओडीआई में प्लेयर ऑफ द मैच, लास्ट ओडीआई में प्लेयर ऑफ द सीरीज। भाई रिटायर क्यों हो गए लास्ट ओडीआई में प्लेयर ऑफ द सीरीज लेके? शॉन भाई माफ कर देना, वी डिडंट नो अबाउट। भाई जितने भी बंदे हैं, जितने भी एपिसोड देख रहे हैं, नॉट अवेयर अबाउट योर गेम, चुपचाप ऐसे इमोजी लिखेंगे, सॉरी शॉन पोलक लिखेंगे, ठीक है। जितने भी अपने आप को क्रिकेट के ठोके समझते हैं, मैं कुछ और वर्ड यूज करना चाहता था, क्रिकेट के ठोके समझते हैं, बो डाउन टू सर शॉन पोलक। भाई शॉन पोलक का मैं अपने घर में एक स्टैच्यू बना देता हूँ। मेरे को कई बार मैं अपने घर में
इंडिया में लोग बोलते हैं ना कि भाई भतीजावाद चलता रहता है, कोई इसकी वजह से टीम में आ गया, कोई उसकी वजह से टीम में आ गया। शॉन पोलक की फैमिली डायनेस्टी बहुत बड़ी है, और उसने खुद अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन किया था कि किसी को ये ना लगे कि मैं अपनी फैमिली डायनेस्टी की वजह से टीम में आ गया हूं, इसलिए मुझे डबल मेहनत करनी पड़ती है, मैं डबल हंगर से मैच में परफॉर्म करता हूं, ताकि कोई ये शक ना करे कि इसका फॉर्म खराब है तो भी ये टीम में, बिकॉज इसकी फैमिली इतनी पावरफुल है। भाई काश अगर सारे फैमिली नेपोल इतनी पावरफुल हो तो मैं उतनी मेहनत ही ना करूं। शॉन पलक भाई, भाई मेरे को भाइयों, मेरा ना मैं तुमको लगेगा मैं एग्जैजरेट कर रहा हूँ, अगर कोई रेगुलर व्यूअर है उसको तो पता है भाई, बहुत मेरे से रहा नहीं जा रहा है। ठीक है, मेरे को पता था शॉन पोलक के बारे में, हम लोगों ने पोस्ट्स भी किए हैं, मैंने ठाकुर को रिसर्च के टाइम, लेकिन भाई जब ये नंबर्स अच्छे से सुन रहा हूँ मत मैं नेक्स्ट जो बंदे में मैंने जब बढ़ते हैं। रीड किया तब थोड़ा सा चेक भी करके आया कि मैं बोला सब तो सच नहीं हो सकता, फिर थोड़ा सच निकल गया, मैं बोला होगा सच, जाने तो मेरी सोच ही छोटी है। भाई तू क्या मतलब, तू एक बात समझ, अपने पहले मैच में प्लेयर ऑफ द मैच, लास्ट मैच में प्लेयर ऑफ द मैच, लास्ट T20 में प्लेयर ऑफ द मैच, लास्ट भाई वो ओडीआई में प्लेयर ऑफ द सीरीज। भाई वो 205 विकेट तो उसने सिर्फ टॉप 3 बैटर्स के लिए वनडे, क्या मजाक चल रहा है क्या? व्हाट भाई, बुमराह वसीम ओ माय फ्रिकिंग गॉड। और भाई गजब बात ये है, ये सब एरा में जिस बंदे ने बैटिंग की है, सचिन तेंदुलकर, उसको आज के बच्चे, आज के वो लोग बोलते कि अरे फ्लैट डेक पे, ओ माय गॉड भाई, मेरा दिमाग भाई ना मेरे को फुल ना हिल गया शॉन है। पोलक की बॉलिंग उतनी ज्यादा याद नहीं है, लेकिन एक चीज बहुत अच्छे से याद है। नवा नवा आईपीएल का सीजन था, शायद पहला या दूसरा हाँ ही, और उस टाइम पे केकेआर के सामने ये मुंबई की तरफ से खेल रहा था, ये मुंबई से खेला करता था। भाई इसने 0 रन पे 2 विकेट ले लिए थे, शायद एक बोल्ड मारा था और एक स्लिप में आउट हुआ था। मेरे को प्रॉपर टेस्ट मैच दिख रहा था उस T20 में, समझ रहा, प्रॉपर टेस्ट मैच। ठीक है, इतना कोई बड़ा अचीवमेंट नहीं है शॉन पोलक के इतने बड़े करियर में, ये ठीक ठाक अचीवमेंट है, बट अपने मूव ऑन टू नेक्स्ट। मेरे को लगता है अगर इस पे पढ़े रहे ना तो पूरे, मेरे को लगता है शॉन पोलक पे एक पूरा एपिसोड बनाना चाहिए। अगर आप लोगों को लगता है कि शॉन पोलक के लाइफ पे पूरा एपिसोड बने, भाई कर दो, मेरा दिमाग घूम गया, कोई नहीं होगा, ठाकुर नहीं आएगा, मैं पर्सनली आऊंगा। लेकिन भाई नेक्स्ट बंदा, अब मेरे को ऐसा लग रहा है कि शॉन पोलक के बाद जिसका भी नाम लेंगे वो उस लेवल पे नहीं लगेगा, बट बीजे वॉटलिंग बहुत खतरनाक लगने वाला है। बीजे वॉटलिंग ना भाई, ट्रूली ट्रूली अंडररेटेड में अंडररेटेड इस बीजे वॉटलिंग। भाई हर किसी का नाम लोगों ने सुना है, लोग रिस्पेक्ट करते हैं, लोग बात करते हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ में लोग बात करते हैं, फ्लिंटॉफ हो, चंद्र पॉल हो, शेन बॉन्ड हो, हर कोई बीजे वॉटलिंग के बारे में लेजिट कोई बात नहीं करता। मैं बीजे वॉटलिंग के बारे में आज बात करना चाहूंगा। भाई किंग है, सिंस 2010 ही इज द स्टैंडर्ड फॉर कीपर बैट्समैन मेरे लिए। ठीक है, सिंस जो 2010 से 2020 वाला जो डेकेड है, सबसे ज्यादा रन्स मारे एज अ विकेट कीपर बैट्समैन, उससे ज्यादा रन्स पूरे डेकेड में किसी ने मारे ही नहीं है टेस्ट मैचेस में। ठीक है, उसके अलावा सेकंड बेस्ट एवरेज है अमॉन्ग द विकेट कीपर्स, जिसने 1000 से ज्यादा रन्स मारे, 42 की बैटिंग एवरेज थी, एंड अवे की एवरेज उसकी 43 की हो जाती थी, बेटर देन होम। ठीक है, एंड उसके और अलग जाता हूं, मोस्ट 50+ स्कोर्स एंड जॉइन मोस्ट सेंचुरीज अमॉन्ग कीपर, जितने भी कीपर्स थे उसमें जॉइन मोस्ट सेंचुरीज थी एंड सबसे ज्यादा 50+ स्कोर्स थे। एंड उसमें भी गजब बात थी कि बहुत अच्छा लगता है मेरे को कि इसने इंग्लैंड के सामने बहुत डोमिनेट किया था, इसने इंग्लैंड के सामने 53 की एवरेज अपने करियर में रन मारे थे। लेकिन जो जो विकेट कीपर्स का रोल होता है ना, जनरली विकेट कीपर्स का रोल अगर तुम टेस्ट क्रिकेट में देख रहे हो तो बहुत ज्यादा नंबर 5-6 या उसके नीचे ही आते हैं ज्यादातर विकेट कीपर्स। हम लोग ऋषभ पंत एक बहुत बड़ा एक्सेप्शन है। तो 20 सेंचुरी स्टैंड्स किए इसने अपने करियर में, टेस्ट के करियर में ठाकुर 20+ सेंचुरी स्टैंड्स किए हैं, नंबर 5 है नीचे आते हुए। मैं फटाफट कुछ बता दे रहा हूँ। 365 रन की पार्टनरशिप करी थी उसने छठे विकेट के लिए, 159 पे 5 थी तब न्यूजीलैंड। 352 रन की पार्टनरशिप करी थी छठे विकेट के लिए जब न्यूजीलैंड 94 पर 5 थी। 261 रन की पार्टनरशिप की थी 7वें विकेट के लिए जब 316 पे 6 थी। 253 रन की पार्टनरशिप छठे नंबर के लिए, 201 की पार्टनरशिप, 143 की पार्टनरशिप, 127 की पार्टनरशिप, 99 की और 93 की पार्टनरशिप। जो 99 रन की पार्टनरशिप है उसने 9th विकेट के लिए की थी, और जो 93 रन की पार्टनरशिप है वो भी 99 रन के लिए की थी। अब इमेजिन कर, 212 पे 8 है न्यूजीलैंड, और वहां से 99 रन का स्टैंड कर दे रहा है एक 9th विकेट के लिए।
तुम लोग इसका ऑब्वियसली सारे इंडियन क्रिकेट फैंस समझ पा रहे हैं कि कितना अमेजिंग है। मेरे को लग रहा है बहुत सारे आज के करंट जो टेस्ट क्रिकेट के फैंस हैं इंडियन, उनको तो फिक्शन लग रहा होगा, उनको लग रहा होगा ये पॉसिबल नहीं है कि नंबर 9 पे ये हो सकता है। अब मैं कुछ मैच विनिंग एफर्ट्स करता हूँ। जब बीजे वॉटलिंग ने 80 या उससे ज्यादा रन मारे हैं, न्यूजीलैंड कभी मैच हारा ही नहीं है, और इसके साथ साथ उसने 275 डिसमिसल्स है उसके नाम पे। मैं थोड़ा और एक लेयर ऐड करता हूँ, एक विकेट कीपिंग एक ऐसा स्किल है ना ठाकुर, क्योंकि उसके कोई ना नंबर से तो उसका कभी कभी जज नहीं कर सकता कि यार, वो सिर्फ लोग देखते हैं तभी लोगों को समझ आता है, क्योंकि बैटिंग के नंबर्स दिखेंगे, लेकिन विकेट कीपिंग वो शायद कैच और डिसमिसल दिखेगा। कैच और डिसमिसल ऐसा ना कि अगर बॉलर ने सिचुएशन क्रिएट की तभी तुम कैच करोगे, तो हो सकता है तुम अच्छे विकेट कीपर हो लेकिन बॉलर नहीं क्रिएट कर रहा है। लेकिन उसके एरा में सिंस 2018 उसने सिर्फ 2 रन पर टेस्ट मैचेस एज अ बाय कंसीड किए थे। 2 रन पर टेस्ट मैच सिर्फ 2 रन एज अ बाय। बरदाओ भाई मतलब ये तो बहुत ऐसा लग रहा है कि कुछ स्टैट्स में गलती तो नहीं हो गई है, ऐसा कैसे हो सकता है? 2 रन पर टेस्ट मैच यानी 1 रन पर इनिंग। भाई मैं और एक लेयर ऐड करता हूं, उसका 90% ऑफ द उसका वो कन्वर्जन रेट था डिसमिसल का। मतलब 10 में से 9 बार वो बंदा तुम्हारा, मतलब अगर उसने छोड़ा है तो भाई वो रेयरेस्ट ऑफ रेयर, वो कुछ तो अलग है। वो सोच कितना कमाल का विकेट कीपर था। उसके साथ उसकी जो एबिलिटी थी टेल एंडर्स के साथ बैटिंग करने के लिए, मेरे को लगता है भाई कोई बात ही नहीं करता है कोई। भाई वो एकदम वो अंडररेटेड जेम्स के लिए एकदम एक परफेक्ट एग्जांपल जो होता है ना, वो साइलेंट वॉरियर टाइप प्लेयर। वो कुछ देर तक जब विबोर बोल रहा था ना, तो ज्यादा मैं सुन रहा था पर मेरे दिमाग में जा नहीं रही थी, क्योंकि मेरे को मैकलम वाली पार्टनरशिप याद आ रही थी। भाई बिल्कुल एकदम भाई। इनफैक्ट तो सोच उसका जो लास्ट करियर का उसका जो लास्ट मैच था, उसमें भी वो इंजरी के थ्रू उसने बैटिंग किया था। वो इंजर्ड था, वो फुली फिट नहीं था, फिर भी उसने इंजरी के थ्रू उसने बैटिंग किया और अपनी टीम को जिताया। और उसने बस वैसे ही बहुत प्यार से गुड बाय बिड कर दिया। तो इमेजिन कर भाई, 2021 का मैच था और उसने न्यूजीलैंड को शायद सेव किया था, मेरे को याद है, और इंजरी के थ्रू उसने बैटिंग किया था। ये दैट इज बीजे वॉटलिंग फॉर यू भाई। इतना क्रेजी कैरेक्टर भाई, तू इमेजिन कर। सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो मेरे को किसी भी प्लेयर का लगता है कि तुम कितना मुश्किल है तुमको रिप्लेस करना उस टीम में, ठीक है? ऐसा नहीं है कि एक लोड ऑफ एसेट्स पड़े हुए हैं जिसके, अब जैसे हम बात करते हैं एमएस धोनी की, उसी सेंस में जैसे बीजे वॉटलिंग है, जब से वो गया है कितने सारे लोग कर चुके होंगे ये विकेट कीपिंग बैटिंग वाला रोल वहां पे न्यूजीलैंड में, और कोई भी उसके लेवल पे नहीं है कि भाई उतनी अच्छी कीपिंग कर रहा हो, उतनी अच्छी बैटिंग कर रहा हो। अबे लेवल आसपास नहीं है, लेवल बहुत दूर है। वो ऐसा भी हो ना कि उसका 50% भी कर दे तो मैं भाई, वो बंदा कंसिस्टेंटली आके उसने भाई लिस्ट ऑफ, तुम्हें मैंने पार्टनरशिप्स बता दी जहां उसने अपनी टीम को बचाया था। कितने लोग जानते थे बीजे वॉटलिंग भाई 2010 से लेकर 2020 में हाईएस्ट रन स्कोरर है फॉर अ विकेट कीपर। वो 43-44 की एवरेज से रन कर रहा है। ये वो एरा है जहां धोनी खुद खेला है, बड़े बड़े विकेट कीपर बैटर्स खेले भाई उस एरा में। बीजे वॉटलिंग से बेहतर कोई नहीं था। तो तुम्हें पता चला। और अक्सर कैसा होता है टेस्ट क्रिकेट में ना, ऋषभ पंत एक बहुत बड़ी एनोमली, उसके अलावा तुम्हें कोई ऐसा विकेट कीपर बैटर दिखेगा ही नहीं जो कंसिस्टेंटली रन मार रहा हो। बीजे वॉटलिंग वाज वन ऑफ देम। तो भाई मेरे हिसाब से, मैं आई होप लोगों को याद रहे कि बीजे वॉटलिंग क्या कैरेक्टर था। लेकिन लास्ट कैरेक्टर पे जाते हैं, दैट इज कार्ल हूपर ब्रो। ओवर टू यू। कार्ल हूपर भाई एक ऐसा बंदा है ना जिसको जनरली कोई इतना जानता भी नहीं होगा कि कार्ल हूपर कौन है। नाम से भी कोई गैस नहीं कर पा रहा होगा कि भाई कौन से देश के लिए खेला होगा। तो कार्ल हूपर वेस्ट इंडीज के लिए खेला करते थे, और ना उनके साथ भाई एक ऐसा टैग हमेशा जुड़ा हुआ है कि वो कभी भी अपने टैलेंट को, पोटेंशियल को फुलफिल नहीं कर पाए। मींस कि वो जितना कुछ अचीव कर सकते थे वो नहीं कर पाए। उसकी जो स्टोरी है वो मैं यहाँ बताना शुरू करता हूँ। तो जैसे कि भाई कई सारे लोग जो क्रिकेट खेलते हैं, उनके कई सारे लोगों के नाम रिकॉर्ड बुक्स में रहते हैं, कुछ याद रहते हैं कुछ नहीं रहते। पर एक इंसान जो बहुत लंबे करियर के बाद रिकॉर्ड बुक्स में उतना ज्यादा जगह होने के बाद भी लोगों को याद नहीं रहता, जो भी उनका जो एक ऑरा उतना ज्यादा नहीं था उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, या वो पीआर जो भी बोल सकते हो उतना ज्यादा नहीं था, लेकिन इम्पैक्ट बहुत ज्यादा था। वैसे थे कार्ल हूपर। एक बंदा है मैल्कम नॉक्स करके, उन्होंने कार्ल हूपर की बैटिंग के बारे में ये बोला था कि इफ बैटिंग वाज अ ब्यूटी कॉन्टेस्ट हूपर वुड बी मिस वर्ल्ड। उनकी बैटिंग इतनी सुंदर थी। जनरली उनकी बैटिंग को ब्लेंड बोला जाता था
विव रिचर्ड्स के पावर गेम का और ब्रायन लारा के ग्रेसफुल गेम का, और वो अपने ऑफ साइड के जो शॉट्स थे और जो स्पिनर्स को जिस तरीके से वो बैटिंग करते थे उसके लिए जाने जाते थे, और वो खुद भी एक स्पिनर थे। तो मैं उनके बारे में बताता हूँ। जैसे कि मैंने उनकी बैटिंग के बारे में बताया, वो ऑफ स्पिन बॉलिंग करते थे, साथ ही साथ ना वो बहुत ज्यादा रिलायबल स्लिप फील्डर थे। लेकिन जो उनका लेड बैक एटीट्यूड था हमेशा हर चीज को लेके, उसी के कारण आज एक ऐसी सिचुएशन है जहां इनको कोई इतना ज्यादा याद नहीं करता। और ये उन्होंने खुद एडमिट किया था कि मेरे रन्स बनाने की भूख तभी आती है जब मेरे को ऐसा लगता है कि मेरा फॉर्म खराब चल रहा है, बहुत टाइम से रन नहीं बने। मतलब जब भी कुछ उनकी अच्छी इनिंग्स आ गए उसके बाद वो रिलैक्स रहते थे। उनके साथ ना एक बहुत बड़ा टैग जो था कि वो अपना विकेट थ्रो कर देते थे। ठीक है, जब रिदम बन गया, कुछ हो गया, तो वो अपना विकेट थ्रो कर देते थे। ठीक है, तो प्रॉपर उनका 10 साल का करियर है, उसके बारे में हम धीरे धीरे बात करते हैं। तो उनने 64 टेस्ट मैचेस खेले थे, जहां पे उनने नंबर 4 से 6 के बीच में बैटिंग करी थी, और उस दौरान उनके 4000 के करीब रन थे 42 की एवरेज से, जहां पे 10 सेंचुरीज और 11 50s थी। बहुत अच्छा रिकॉर्ड है ये नंबर 4 और 6 के लिए। लेकिन कितना अच्छा है उसको पर्सपेक्टिव में रखने के लिए मैं आगे कुछ चीजें बताता हूं। इसी पीरियड में 59 टेस्ट मैचेस सौरव गांगुली ने खेले थे, उनका एवरेज सिर्फ 40 का था। नासिर हुसैन ने 40 खेले थे 36 के एवरेज से। 53 टेस्ट मैचेस स्टीफन फ्लेमिंग ने खेले थे, टॉप ऑर्डर बैट्समैन, कैप्टन। मैं जिनके नाम ले रहा हूं वो सब अपने अपने टीम के कैप्टन थे, 36 के एवरेज से। अर्जुन रानातुंगा 55 टेस्ट मैचेस इन द सेम पीरियड, सिर्फ 35 का एवरेज। कार्ल लूपर का क्या था फिर से बता दूं, 4000 के करीब रन, 42 का एवरेज। अब यहां पे बता दूं कि ये जो पीरियड था ये बैटिंग के लिए इतना ज्यादा टफ था, और उसी में वो वेस्ट इंडीज बैटिंग के लिए और ज्यादा टफ था, क्योंकि वेस्ट इंडीज की कंबाइनली जो बैटिंग एवरेज थी वो 27 की थी, जहां इंडिया, इंग्लैंड, श्रीलंका इन सब की 30 प्लस की बैटिंग एवरेज हुआ करती थी। तो अब थोड़ा सा उनकी बॉलिंग को भी पर्सपेक्टिव में लाते हैं, तो वो अपनी बॉलिंग से ना वर्क हॉर्स थे एकदम। तो अब मैं उनकी बॉलिंग का बता देता हूं कि बॉलिंग मोर ओवर्स इन ओडीआईज देन एनी अदर वेस्ट इंडियन ड्यूरिंग दिस पीरियड। सबसे ज्यादा बॉलिंग करी उनने ओडीआईज में, और टेस्ट में उनसे ज्यादा ओवर सिर्फ एम्ब्रोज और वॉल्स ने डाले थे। तो वेस्ट इंडीज के लिए आज तक 5 ही ऐसे स्पिनर्स हैं जिनने 100 प्लस टेस्ट विकेट्स लिए हैं, उसमें से एक कार्ल लूपर है। 100 प्लस ओडीआई विकेट्स लेने वाले स्पिनर्स में सिर्फ 3 है, जिसमें से एक कार्ल लूपर है। और सिर्फ ऐसे 2 ही स्पिनर हैं जिसने 300 से ज्यादा विकेट वेस्ट इंडीज के लिए लिए एज अ स्पिनर, क्योंकि वेस्ट इंडीज जनरली एक पेस बॉलर डोमिनेंट कंट्री है। उसमें से एक कार्ल लूपर है, अपनी इतनी अच्छी बैटिंग के साथ। अब इतनी अच्छी बैटिंग, इतनी अच्छी बॉलिंग, उसके साथ अगर उसमें एक और लेयर ऐड करूं तो 1993 से लेकर 2002 तक 10 साल के करियर में उनका बॉलिंग जो इकोनॉमी था टेस्ट मैचेस का वो था 2.4, जो बेटर था इस पीरियड में सेन वॉन से, अनिल कुंबले से, हरभजन सिंह से। जो ओडीआई का सिमिलर 10 साल का बॉलिंग इकोनॉमी था वो था 4.3, जो बेटर था डेनियल विटोरी, शाहिद अफरीदी, सनत जयसूर्या जैसे स्पिनर्स से। ओडीआई बैटिंग की बात कर लेते हैं उनकी। उनने नंबर 4 से नंबर 6 पे बैटिंग करते हुए 4000 रन बनाए, सेम यहाँ पे भी 42 के अराउंड का एवरेज है। और जो ये एरा था इसमें सिर्फ 2 ऐसे बैट्समैन थे, कार्ल हूपर एंड लेजेंडरी मार्क वो, जिन्होंने 2000 के ऊपर रन बनाए हैं, 40 से ज्यादा की एवरेज और 80 से ज्यादा की स्ट्राइक रेट के साथ। मतलब वो किस कंपनी में है? मार्क वॉ की, जो कि लेजिट लेजेंड है ऑस्ट्रेलिया के, है ना। अब उनका जो करियर है भाई, उसका जो अंत था वो इतना ज्यादा अच्छा नहीं हुआ। मींस उनने एक बार रिटायरमेंट ले लिया था और उसके बाद उनने फिर से कमबैक किया था। तो जो उनके कुछ पर्सनल इश्यूज थे, उनके बोर्ड के साथ कुछ इश्यूज थे, उसकी वजह से उनने बीच में 2 साल के लिए वो ले लिया था, रिटायरमेंट ले लिया था। और 99 के वर्ल्ड कप के पहले उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया था। उनका कुछ ऐसा था कि वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड से उनने कंप्लेन करी थी प्लेयर्स के नेग्लिजेंस को लेके, और उनकी जो मतलब प्लेयर्स को जो भी हेल्थ से सपोर्ट मिलता है उसमें, और साथ ही साथ उन्होंने बताया था कि जो उनको इंजरी हुई थी 94-95 सीजन के दौरान, वहां पे कितना ज्यादा वेस्ट इंडीज बोर्ड ने उनका ख्याल नहीं रखा और उनको खिलाते चले गए वो। और साथ ही साथ वो जब वो 2 साल का पीरियड था जब उनने इतना ज्यादा वो फेस कर रहे थे चीजें, तो वो ऑस्ट्रेलिया मूव हो गए थे। तो वहां पे कुछ उनकी वाइफ और कुछ सन का कुछ इशू हो गया था। उसके बाद
वापस उनने कमबैक किया, वो उन्होंने कैप्टनशिप भी की वेस्ट इंडीज की, और इस दौरान उनकी बैटिंग इंप्रूव हुई थी क्योंकि वो ज्यादा रिस्पॉन्सिबली खेलने लगे थे, लेकिन थोड़ा सा उनकी बॉलिंग में डाउन टर्न आया था। लेकिन स्टिल ये जो नंबर्स है ओवरऑल, ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है अगर तुम इसको पर्सपेक्टिव में रखो तो। मैं सिर्फ 2 चीज बता के इसको लंबा नहीं खींचूंगा। कार्ल हूपर ने अपने डेब्यू सीरीज एक्चुअली में इंडिया के सामने खेली थी, इसके लिए मुझे याद है, और अपने सेकंड मैच में उसने सेंचुरी मारी थी। और अपने जिस साल में कार्ल हूपर ने रिटायरमेंट लिया 2002 में, तब 50 के आसपास की उसकी टेस्ट की एवरेज थी, और अगेन इंडिया के सामने रिटायरमेंट लिया। और एक गजब बात बताता हूं, बहुत सारे इस टाइप के प्लेयर्स होते हैं जिनको थोड़ा ना वो चाहिए, कुछ पैशन चाहिए या कुछ रीजन चाहिए टू स्कोर रन, वरना उस लेवल का ना आग नहीं आता है। तो कार्ल हूपर जब वो कैप्टन था तो 46 की एवरेज से उसने 1600 रन मारे टेस्ट मैचेस में, और जब वो कैप्टन नहीं था तो सिर्फ 34 की एवरेज से बैटिंग करता था। तुम्हें फर्क दिख रहा है? तो बेसिकली उसको कुछ ना कुछ एक चाहिए था। तो हो सकता है तुम उसके नंबर्स देखोगे तो तुम्हें लगेगा कि हाँ यार ऐसे नंबर्स नहीं है, लेकिन ये उस टाइप के कैरेक्टर्स है जो एक्चुअली में बहुत अंडररेटेड है, और हम जैसे लोग चाहिए तुम्हें वो कहानी सुनाने के लिए। तो आई होप आप लोगों को एपिसोड बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। इस एपिसोड को अब लंबा नहीं करेंगे क्योंकि मेरा ऑब्वियसली सबसे फेवरेट अगर मेरे से पूछा जाए तो मेरे को लगता है शॉन पॉलक इज रियली टफ टू क्रैक। मेरे को लगता है शॉन पॉलक के बाद मे बी चंद्रपॉल रहेगा, वो बहुत अच्छा क्लोज सेकंड रहेगा, क्योंकि चंद्रपॉल के भी बहुत क्रेजी फीट्स, और ये दोनों ऐसे फीट्स है जो अल्ट्रा लेजेंड्स लेवल पे और अंडररेटेड में आ रहे हैं। तो थैंक यू सो मच। आप लोग फटाफट कमेंट करो कि तुम्हारे हिसाब से 6 में से सबसे अंडररेटेड कौन था, एंड इस टाइप के और अगर अगर एपिसोड आपको चाहिए जो नाम तुम्हारे ध्यान में आ रहा हो वो भी बता दो, वो भी बता दो। तो थैंक यू सो मच भाइयों। आई हैव नो आइडिया ये एपिसोड कब रिलीज कर रहा हूं मैं, क्योंकि हम लोगों ने अगस्त के महीने में शूट किया है। आई हैव नो आइडिया मैं कब रिलीज करूंगा, बट थैंक यू सो मच फॉर ऑल द सपोर्ट यू गाइस आर शोइंग। थैंक यू।